ये हो गया आपके पास हाइजेनबर्ग का और शेप का। फिर क्वांटम नंबर आता है। क्वांटम नंबर काफी बड़ा भी है। क्वांटम नंबर होता है जो एड्रेस बताता है, किसका? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा, यानी इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, शेल के बाद किस सब शेल में है, सब शेल के बाद किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल के बाद उसका डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या है। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्वांटम नंबर के थ्रू ही पता चलती है। तो मेन ये 4 इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए जो क्वांटम नंबर होता है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो शेल बताता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सबसेल बताएगा उसे कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो ऑर्बिटल बताएगा उसे कहते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो डायरेक्शन बताता है उसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है उसमें सारी चीजें वही है जो बोर्ड्स की हमने करी है। तो बोर्ड्स में आपने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एनर्जी का फॉर्मूला है, रेडियस का फॉर्मूला है, लिखा हुआ है ये सारा फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। यस सर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है और मैक्सिमम नंबर अलग है? नहीं, मैक्सिमम नंबर यही, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मैक्सिमम ऑर्बिट। 2n स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, 2n स्क्वायर। और सर n स्क्वायर किस में यूज होता है? जब नंबर ऑफ ऑर्बिट आएगा आपके पास, ऑर्बिटल, अगर वो बोलेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ, तो ऑर्बिटल क्या होता है? हाफ होता है इलेक्ट्रॉन के। अगर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए तो ऑर्बिटल कितने? 5 ऑर्बिटल होंगे, 5। क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो एन स्क्वायर कब आएगा? जब आपको पूछा होगा कि बताओ इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो आपको क्या करना है? 2 हटा देना है, या जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वो ऑर्बिटल आ जाएगा। सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ही आता है? हाँ, जैसे मैंने कहा 4 है, 4 सबसेल है। अब इसमें बताओ कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर, यानी 16 तक आ सकते हैं। 6। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, आपको पता है, ये याद करना पड़ेगा आपको। एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, याद है सारी चीजें? यस सर। लिखा है ना आपने ये? यस सर, सारा लिखा हुआ है। इसके बाद जो है आपके पास इसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जो, वो एल होता है। एल बताता है आपको सबसेल, सबसेल की एनर्जी बताता है। नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं? एनर्जी है, एनर्जी एस की ज्यादा होगी, पी की, फिर डी की, एफ की। इसमें भी एंगुलर मोमेंटम आता है, एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे फर्क क्या होता है कि यहाँ पे आ जाता है अंडर रूट एल, एल प्लस 1, बस। बाकी एच अपॉन 2 पाई पहले जैसा है। यहाँ पे ये आ सर जाएगा एफ बस। की ज्यादा नहीं होती एनर्जी? क्या? सर पी की ज्यादा नहीं होती एनर्जी? एस पी नहीं, डी एफ। एस की सबसे ज्यादा, फिर पी जो पास होगा ना न्यूक्लियस की, उसकी एनर्जी। अच्छा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, जो दूर यस होगा सर। उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो दूर होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के आप जितने दूर जाओगे उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, जितना पास आओगे उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। इसमें सीक्वेंस ऐसे ही चलते हैं, तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, मतलब इसमें एक्सेप्शनल नहीं है कोई। सर आपने पहले लिखवाया था ना कि एफ की ज्यादा होती है और एस की कम होती है? एफ की ज्यादा होती है। यस सर। हाँ, तो एफ ऐसे हो जाएगा ना, एफ। हाँ, जो दूर होगा, जितना न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आप दूर जाते जाओगे तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। यस सर। इसीलिए। इसके बाद आता है आपके पास शेप को ही बताता है, जो अभी हमने बताया था शेप।
कि जो S होता है इसका शेप होता है स्फेरिकल, P का होता है डंबल शेप, और D का होता है डबल डंबल, और F को हम शो नहीं कर सकते ऑन पेपर में, ठीक है। तो ये इसके शेप को बताता है, एंगुलर मोमेंटम बताता है। तो लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, n पे। तो इसकी वैल्यू होती है L इज इक्वल टू 0 टू n-1। अब इससे बहुत सारी चीज प्रूफ हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि K शेल है, इसमें बताओ कितने ऑर्बिट हो सकते, सबसेल हो सकते हैं। तो K के लिए L इक्वल टू 1 होता है, तो L क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी एक ही सबसेल होगा और वो है यानी S सबसेल। तो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, S का मतलब 0 0 1 2 3 SPDF, यस सर। ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे आप हर एक चीज को प्रूफ कर सकते हो। वो कहेगा कि बताओ अगर जो 4 है n इक्वल टू 4, यानी KLMN, n जो शेल है उसमें बताओ कितने सबसेल होंगे। तो आपने क्या करना है, L इज इक्वल टू 0 1 2 3, यानी टोटल 4, इसका मतलब 4 सबसेल होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, इसको S, इसको P, D एंड F, यानी SPDF चारों के चारों जो सबसेल हैं वो N में होंगे। अगर मैंने कहा बताओ M शेल में कितने सबसेल होंगे, m इज इक्वल टू 3 होता है, हाँ L इज इक्वल टू, तो इस पे SPD हाँ 0 1 2। हाँ SPD बस। तो इसमें F नहीं होता, तभी तो 3F नहीं होता है, 3D तक ही जाता है। यस सर। ऐसे ही अगर मैंने कहा L का मतलब N इज इक्वल टू 2, तो L कितना हो जाएगा, 0 एंड 1। L इज यस सर 0 and 1 तो ये SP। 2 ही होता है, तभी तो 2D नहीं होता, 2D पॉसिबल नहीं है, 2F पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसमें देखो तो F है ही नहीं, तो इसलिए 3F नहीं होता। इसमें चारों है तो इस चारों हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको निकालना पड़ता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक होता है जो, सर इसमें 2L प्लस 1 किसके लिए यूज होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन। एक मिनट पहले देखो चेक कर लेते हैं। L है आपका, L देखो L इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने कहा 0 है, ठीक है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल होता है ये, ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सर 1 फर्स्ट हाँ, ऑर्बिटल। यानी S, अगर S सबसेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 1 ही ऑर्बिटल 1। होगा, वो है S ऑर्बिटल। अगर मैंने कहा N इज इक्वल टू 2 है तो कितने ऑर्बिटल होंगे इसमें, इस फॉर्मूले को लगा के। सर इसमें 5 ऑर्बिटल। हाँ, और 5 का मतलब क्या हुआ, ये D है, 2 का मतलब D सर है, D। तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। यस सर। हाँ, और इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। अगर मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, 2 इंटू 2L तो प्लस 1। 4L प्लस 1। हाँ, 4L प्लस 2, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ ठीक। यस सर। तो ये हो गया आपके पास। और जो इसकी वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है L पे। पहले किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और इसे डिनोट करते हैं M से। दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन का मतलब ये एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है या फिर जेड एक्सिस में, यानी स्पेस में कौन से अरेंजमेंट में, स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड करती है L पे, -L 2 0 2 2 प्लस प्लस L। L, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा L इज इक्वल टू 0, तो M भी 0 हो जाएगा। यानी अगर एक शेल, एक ऑर्बिटल है, ठीक है, एक सबसेल है, यस सर। तो तो इसमें -1 0 एंड +1। हाँ, तो अभी जैसे ये 0 है तो इसमें तो एक ही होगा 0 ऑर्बिटल, ठीक यस है। सर। लेकिन अगर L इक्वल टू 1 कर दिया हमने, तो M कितना हो जाएगा, -1 0 +1, सर यानी -1
0 and +1 हाँ, इससे जीरो को यानी ध्यान रखना px, जेड। py and pz। हाँ, तो जीरो को जेड कहते हैं, ध्यान रखना बस। ठीक है, यस इसको सर। याद रखना। ये वैल्यू फिक्स है, -1 0 +1। देखो एक्स जेड वाई, जेड हर हमेशा जीरो होता है। अगर एल इक्वल टू 2 हो गया तो एम कितना होगा? तो -2। -2 -1 0 +1 +2। हाँ, तो ये हो गया डी सबसेल। तो डी सबसेल में हमने प्रूव कर दिया कि 5 सेल होते हैं, 5 सेल। अब इसमें -2 का मतलब होता है डी एक्स dxy, वाई, फिर डी वाई जेड, dyz, फिर डी जेड फिर स्क्वायर, dz², डी एक्स जेड, फिर dxz और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड dx। ठीक है, तो ये यस फिक्स सर। है। देखो जीरो ध्यान रखना, जेड के लिए जीरो आएगा, फिर यहाँ से एक्स वाई, ये वाई जेड, फिर एक्स जेड, फिर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको याद करने का तरीका ये -1 -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक है, तो एल इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी डी सबसेल में ये होगा। ठीक, यस सर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज डी सबसेल के बाद है ये, हो गया तो सारा। अब आता है स्पिन का। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है उसको दिखाते हैं एस से। तो वो क्या बताएगा? एक बताता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन, कि किस डायरेक्शन में घूम रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो एक प्लस साइन होगा तो एक माइनस साइन हो जाएगा। एक को दिखाएंगे प्लस आप तो दूसरे को दिखाएंगे माइनस आप। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और each value of s, each value of m, s have two values। जो m की हर एक वैल्यू के लिए s की क्या होगी? 2 वैल्यूज होगी। इससे हमें प्रूफ होता है कि अगर एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वन ऑर्बिटल ओके सर। कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया ईच वैल्यू ऑफ m, s हैव 2 वैल्यूज। ठीक है, एक प्लस आप तो दूसरा माइनस आप। जैसे मैंने कहा m इक्वल टू 0 है, s हो जाएगा प्लस माइनस हाफ। जैसे मैंने कहा l इक्वल टू 1, m हो जाएगा -1 0 +1, तो s हो जाएगा प्लस माइनस हाफ एंड प्लस माइनस हाफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका s वाली वैल्यू। यस सर। ठीक, यस सर। अब इसके बाद आता है आपके पास तो इसमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? एनर्जी। एनर्जी ऑफ सबशेल, एनर्जी ऑफ एनर्जी के लिए सबशेल। n प्लस एल करना है बस। जिसकी ओके। n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और उसमें क्या बोलते हैं ऑर्बिटल्स में? ऑर्बिटल्स में जो पास होगा या दूर होगा, उसकी। यस सर। हाँ, उसके बेस पे। इसके बाद आता है आपके पास, तो ये हो गया। अब इसमें क्या है देखो, 1p 1d 1f, ये तो पॉसिबल नहीं होंगे। 2 में क्या नहीं पॉसिबल होगा? 2d और 2f पॉसिबल नहीं होगा। 3 में 3f पॉसिबल नहीं होगा। बाकी 4 से सारे पॉसिबल होंगे, 4 से सारे। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसे कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पे देखो n इक्वल टू 1 जो आगे लिखा हुआ है, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 1 2 3। तो जो n की वैल्यू होती है वो l से हर हमेशा ज्यादा होती है, यस सर। और यहाँ पे कम है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे देखो 2f 2 है तो n इक्वल टू 2 हो गया, और f के लिए l कितना? 3, तो यहाँ पे l की वैल्यू ज्यादा है n से, इसीलिए ये भी क्या है? नॉट पॉसिबल। तो ये जो वैल्यू लिखे मैंने सारे के सारे क्या होते हैं? नॉट पॉसिबल, ये होंगे नहीं। ठीक है, तो ये होते क्यों नहीं है?
क्योंकि यहाँ पे जो L की वैल्यू होगी वो N से ज्यादा होती है, इसीलिए। ठीक। यस सर। अब यहाँ से इसके आगे है हमारे पास, सर नोट्स वगैरह एक बार बता दो आप। मतलब सर अच्छा नोट्स। नोड होते हैं, नोड जो यहाँ पे नोड होते हैं कि द पॉइंट at which the probability of finding the electron, the probability of finding the electron is zero, finding the electron is zero, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, तो उसे कहते हैं नोड। जैसे ये आपने बनाया तो इसमें ये वाला पॉइंट है, नोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, तो नोड हो जाएगा। अब इसे निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। तो आप यहाँ से किसी का भी नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि 5s में बताओ कितने नंबर ऑफ नोड होंगे, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना होगा, 5। सर 5 5 हो जाएगा, L इज इक्वल टू 0। और l इज इक्वल टू 0, तो यहाँ रख दो इसे, 5 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो इसमें जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो 4 हो जाएंगे। सर एंगुलर नोट्स भी यही होगा। एंगुलर में ये नहीं रहता, बस l नहीं आता है, n माइनस n वन। माइनस। हाँ सीधा। सर बुक में तो यहाँ पे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ नोट्स हाँ गिवन तो बाय टोटल n में, माइनस 1 हाँ and sum of L angular nodes are given by n minus L minus 1। हाँ, तो ये जो नोड्स है ये तो ये हो गए n माइनस एल माइनस वन, और जो ओके सर। एंगुलर हो गया आपका वो होता है n माइनस वन, उसमें l होता नहीं। सम करेंगे तो इन दोनों का सम कर सकते हो आप, टोटल करने के लिए। टोटल में और दो सर आते हैं, रेडियल नोड्स। हाँ एक होता है रेडियल नोड्स और एक होता है एंगुलर नोड्स, दो होते हैं, तो उन दोनों का सम करके टोटल नोड्स निकाल देते हैं। रेडियल भी इसी तरीके से होता है, एंगुलर होता है और एक रेडियल होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, एंगल आप किस तरीके से उसको देखते हो। एक होता है जैसे एंगुलर, यानी ये एक लाइन बनती है, इस लाइन के थ्रू आप देख रहे हो कि कितना स्पेस इसमें जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक हिसाब से मान के चलो कि यही जो उसमें जो स्टेटमेंट है वो यही वाला है, जो ये रेडियल का है उसमें, इसी को हम टोटल नोड्स कह देते हैं आपके उसमें। ओके सर। ठीक है, और जो ये कहा उसने एंगुलर नोड्स है ये आपका n माइनस वन। ओके सर। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले रूल्स पढ़ लेते हैं हम लोग। रूल्स में जैसे पॉली रूल होता है, पॉली कहता है कि जो एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बस, और वो भी कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के साथ, अपोजिट स्पिन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड्स में चला गया, एक डाउनवर्ड्स में, 3 नहीं हो सकते। अगर ये 3 आ गए तो ये पॉली को वो कर रहा है, अगेंस्ट है पॉली की। या वो कहता है कि जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं इसकी वैल्यू आइडेंटिकल नहीं होती, नॉट आइडेंटिकल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम। अगर जो एटम सेम है तो उसके लिए, उसके किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू आइडेंटिकल नहीं होगी। अगर बाई चांस 3 सेम हो भी गए तो जो 4th वन है n, वो तो क्या होगा, मस्ट बी डिफरेंट, ये तो डिफरेंट होगा ही होगा अगर 3 बाई चांस सेम हो भी गए तो इसके 2 स्टेटमेंट आते हैं पॉली के। पहला तो बिल्कुल सिंपल है कि n ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। दूसरा होता है कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन द 4 क्वांटम नंबर द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज नॉट आइडेंटिकल फॉर सेम एटम। इफ n l और m क्या होगा,
बी सेम तो क्या होगा, एन मस्ट बी डिफरेंट। अगर ये बाई चांस सेम हो भी गए तो ये डिफरेंट होगा। तो इसके दो वो है पॉइंट। वुंड्स रूल कहता है कि पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। इसमें सेम सबसेल, एक सबसेल जैसे डी है आपके पास, डी में आपको पता है अभी 5 ऑर्बिटल है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कैसे फिल करोगे, तो अगर आपने ये फिल किया तो ये सही तरीका है। तो कहता है कि पहले आपने क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन फिल करो, ठीक है, वो भी सेम स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ क्या करना है, इसको फिल करना है। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये अपोजिट में चला गया, ठीक है। पेयरिंग उसके बाद होगी जब एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हर एक में फिल करोगे विथ सेम स्पिन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा हर एक ऑर्बिटल विथ सेम स्पिन, पहले सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब अपोजिट में जाएगा ये। तो इसे कहते हैं होर्न्स रूल, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए पेयरिंग वो कहता है पहले पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आता है अबाव रूल। अबाव कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है इलेक्ट्रॉन को। तो इसके लिए जो रूल वो बताया था आपको, कौन सा, ये वाला 1s 2s 2p 3s, इसको याद करना पड़ेगा आपको, 3p 3d 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा पहले, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, फिर 3p के बाद 4s में जाएगा, 4s के बाद फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s में, उसके बाद फिर 4d, फिर 5d, फिर 6p 7s। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, p में मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, d में मैक्सिमम 10 डी में इलेक्ट्रॉन से 10 ज्यादा नहीं हो सकते, और f में एंड एफ में 14। 14 से ज्यादा नहीं हो सकते। बस ये ध्यान रखना, यस सर। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि अगर आपको एनर्जी चेक करनी है, किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी कम है, तो उसके लिए एक रूल यही आया था, देखो n+l रूल, जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। पहला, अगर n+l की वैल्यू सेम हो गई तो कहता है, फिर एक दूसरा रूल आया था n रूल, फिर जिसका n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये ऑल्टरनेट मेथड दिया कि हमें पता कैसे चलेगा किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे, जैसे मैंने कहा 5d है और 4f है, पता नहीं चल रहा है किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है। तो हम क्या करेंगे, 5d के लिए पहले n+l, तो 5 + 2 7, और 4f के लिए 4 + 3 7, अब दोनों बराबर हो गए। अब हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ, तो फिर हम n रूल लगाएंगे, n में जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा, यानी 5d की एनर्जी ज्यादा है 4f से। तो इस तरीके से हम देखेंगे किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो पहले कौन फिल होगा, 4f, फिर इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, ठीक है। तो ये यस सर। ऑल्टरनेट मेथड है होर्न्स रूल का, यस सर। ठीक। यस सर। अब इसके बाद है सर एक बार इसमें लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन समझा दो मुझे। कौन सा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का, एक मिनट,
लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, देखो 5 लाइंस होती है उनकी। जैसे आपने किया ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बुक में जनरली वो 8 लाइन को दिखाते हैं। और यहाँ से n1 n इक्वल टू 1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8। वो कहता है कि कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन आएगा हायर टू, और ये कहाँ जाएगा 1 पोजीशन में आ जाएगा। जैसे आपने क्या किया, हाइड्रोजन को लिया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया और हाइड्रोजन गैस को हीटिंग कर दी। तो जैसे आप हीटिंग करोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएंगे। फिर हायर से कुछ टाइम बाद क्या होंगे, वापस अपनी जगह पे आएंगे। तो अगर कोई फर्स्ट पे आ गया वापस होके, तो उस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। तो ये सीरीज आपकी कौन सी हो गई, लाइमन सीरीज हो गई। और इसकी स्टडी हम करते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन पे, अल्ट्रा वायलेट रीजन। फिर उसके बाद वो कहता है कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर आएगा और सेकंड पे आ गया, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आ गया, तो उसका नाम क्या है, इसे कहते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज। और ये विजिबल रीजन में होता है, यही एक सीरीज है जो हमें दिखाई देगी बस, बाकी और नहीं दिखते हमें। फिर तीसरा आता है इसमें पास्टन सीरीज। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा और कहाँ चले जाएगा, थर्ड वाले में, तो इसे कहते हैं पास्टन सीरीज। और इसको स्टडी करते हैं इंफ्रारेड में, IR पास्टन। फिर ये कहीं से भी आएगा, अगर 4 में आ गया तो उसको कहते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके 4 में आ गया तो, और कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके 5 में आ गया तो उसे कहते हैं पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। ठीक है, तो ये 5 सीरीज में इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिवाइड करती है। तो उसने पहले क्या किया, हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस को कहाँ रखा, एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया। उसके बाद उसको हीटिंग करेंगे। जैसे हमने हीटिंग किया, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएंगे। हायर एनर्जी स्टेट के बाद कुछ टाइम बाद फिर इलेक्ट्रॉन जंप करके लोएस्ट में आते हैं। तो अगर वो कहीं से जंप करके फर्स्ट में आ रहे हैं, यानी हायर टू n1 में आ रहे हैं, तो n2 इक्वल टू n1, और n1 तो हायर कुछ भी हो सकता है। तो ये लाइमन सीरीज है, सेकंड में बाल्मर सीरीज है, थर्ड में पास्टन सीरीज है, फोर्थ में ब्रैकेट है, और फिफ्थ में पी फंड सीरीज है। और ये लास्ट के तीनों इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में होते हैं लास्ट के तीनों। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 5 लाइंस। यस सर। ठीक है, और तो इसको निकालने का कोई फॉर्मूला भी होता है? इसको रीडबर्ग कांस्टेंट से निकाल सकते हो या एनर्जी वाले से निकाल सकते हो। रीडबर्ग के लिए फॉर्मूला आया था, रीडबर्ग ने कहा था 1/λ, या ये इज इक्वल टू 109677 पर सेंटीमीटर, यानी इसे कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर टू लोअर में, तो आप क्या कर सकते हो, n1 और n2 को रख के निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें से n1 कौन सी वैल्यू होगी, जो लोअर सर इसमें वाला। रेड, ओके हाँ, क्या सर, क्या जो कह रहे मेन हो? वैल्यू होगी n1, जो हाँ, लाइमन सीरीज की वैल्यूज होती है, जो लोअर और वाली होगी वो n2 जिसमें वो n1। एक्साइटेड हुआ। हाँ, और ये हायर से आ रहा है, क्योंकि ये दोनों का आंसर प्लस होना चाहिए ना। तो प्लस कब होगा, जब ये कम होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सर यहाँ पे हमारी बुक में रिडबर्ग कांस्टेंट का 2 वैल्यूज दे रखी है। हाँ, कौन कौन सी? एक तो 109677 ये वाली, हाँ और एक 2.18 10 into -18 जूल। हाँ, वो अगर एनर्जी में है, अगर आपको एनर्जी में निकालना है तो ये जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 18। -18। हाँ, यस और सर। ये हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये एनर्जी है, आया समझ में? अगर आपको एनर्जी निकालना है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, या इसे कहते हैं वेव नंबर। अगर आपको वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी निकालने, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा।
ये वेव नंबर है और ये है वेव लेंथ। ठीक है, ओके सर। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट एनर्जी पूछा तब हम क्यों निकालेंगे इसको, डायरेक्ट हम एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, यस सर। और 24 से और वो 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है वो आपसे। ओके सर। तो उसमें 24 और 29 बहुत पूछता है। 24 है क्रोमियम और 29 है कॉपर, क्योंकि इसमें क्या होता है D5 हो जाता है 4s1 लास्ट में, इसमें यस होता सर। है D3D10 4s1 लास्ट में। सर वो हाफ हाफ, फील्ड एंड फुली फील्ड आ जाते हाफ हैं फील्ड इसमें। एंड फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं इसीलिए। सर अगर किसी एक में दोनों जा रहे हो, जैसे हाफ फील्ड भी बन सकता है और फुली फील्ड भी, तो उसमें हम किसको लेंगे? नहीं, कैसे हो सकता है पॉसिबल, बताओ कोई एग्जांपल बता के बताओ। कोई चीज मतलब आप क्या कह रहे हो कि अ, जैसे या तो जैसे P3 है और P6 है तो इसमें बड़ा गैप हो गया ना, ये हो गया हाफ फील्ड P3 और P6 हो गया फुली फील्ड, तो इन दोनों में बड़ा गैप है, 3 इलेक्ट्रॉन यस का सर। गैप है, तो फिर इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक गैप ही देखा जाता है बस। ओके सर। हाँ, P के लिए तो ये लगता नहीं है, केवल D के लिए लग रहा है ये। ओके सर। और इसके अलावा अब देखो ये इसमें सर कौन इस सा चैप्टर में टॉपिक तो आपको हो नहीं गया आया समझ में। सर। इसमें देखो बुक में से कौन सी सर चीज मुझे आपको ना लास्ट चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था कल। हाँ सर उसमें मुझे एक बार वो रिएक्शन एंड सॉल्यूशन वाला, जिसमें मोलैरिटी वगैरह है ना, हाँ, उसके थोड़े एक एक दो क्वेश्चंस करवा दो सर फॉर्मूलों के साथ। मोलैरिटी का। यस सर। जो चारों वो है फॉर्मूले, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ अभी, आप पहले करके देखो फिर मुझे पूछना, है ना। अकॉर्डिंग टू ये, तो तब पहले फॉर्मूला देख लो, बस फॉर्मूला लिख लो और आपको वैल्यू पहचाननी पड़ेगी बस, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा आपके पास। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये हो गया मास परसेंटेज। दूसरा देखो, अगर आ गया मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इनटू वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन लीटर में क्वेश्चन दिया नहीं होता, ml में होता है, तो ये ml में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, इसको दिखाते हैं कैपिटल M से। मोलैलिटी में क्या होता है, एक चेंज हो जाता है। मोलैलिटी ध्यान रखना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसका टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों में से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है, तो ये जिसमें भी जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा, ध्यान रखना, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, तो उसे हम अच्छी नहीं मानते क्वांटिटी को, तो मोलैरिटी को ज्यादा बेटर नहीं मानते टेम्परेचर के टर्म्स में। मोलैलिटी ज्यादा बेटर है, क्योंकि वॉल्यूम आने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है विद टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है उसके साथ साथ वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसीलिए मोलैरिटी है जो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो थोड़ा सा फर्क होता है बस, यहाँ पे होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और फिर ये हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है WA। ठीक है, अब ये ग्राम में चेंज हो गया, यहाँ पे होगा ये केजी पे, तो बस थोड़ा सा ही फर्क है मोलैरिटी में और मोलैलिटी में, ये वॉल्यूम और ये क्या है वेट। और चौथा क्या बोला, मोल फ्रैक्शन। फोर्थ क्या था, मोल फ्रैक्शन। यस सर। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होगा देखो, जैसे मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ मोल्स आता नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको और एक्सटेंड करोगे, वेट को क्या करेंगे, वेट अपॉन मोलर मास,
फिर है वेट अपॉन मोलर मास प्लस वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके एक बार क्वेश्चन करके फिर मुझे सेंड करो, क्योंकि अभी मेरी क्लास है आगे। ठीक है, तो फिर मैं 6 o'clock तक शायद फ्री होऊंगा, तो उसके बाद पूछ सकते हो आप मुझे 6 o'clock में। ओके सर, तो पहले मैं सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेता हूँ हाँ, जो जो आपने जो शीट डाउट है भेजी उसको थी। रखो तैयार और उसे मुझे सेंड कर दो, और फिर 6 o'clock के बाद जैसे आपको टाइम मिलता है तो आप मुझे बता देना, तो मैं ज्वाइन करा दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सर। ओके।